हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। आज का क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि टारगेट का जो मॉडल पेपर है, टारगेट का जो मॉडल पेपर है 2024 एग्जाम के लिए, 2024 जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए जो टारगेट का मॉडल पेपर जारी किया गया है, हिंदी के सीट नंबर 2 का आज ऑब्जेक्टिव जितना भी है 100 ऑब्जेक्टिव सभी का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सभी का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और हम मॉडल पेपर पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 60 से 65% मॉडल पेपर से ही रहता है। आप इंटरनेट वाला भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हैं या टारगेट के मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोनों में क्या होता है कि लगभग सेम ही क्वेश्चन रहता है, मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। लेकिन जब दोनों में से हम कंपेरिजन किए तो उसमें हमको टारगेट वाला है मॉडल पेपर क्या लगा, बेस्ट लगा। टारगेट वाला है मॉडल पेपर हमको बेस्ट लगा, इसलिए इसका हम सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है। क्या है मेरे दोस्त कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब? 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था, कहानी से जो लिया गया है, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था उसका नाम क्या था? वजीरा सिंह था। उसका नाम वजीरा सिंह था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की मूर्ति जो रचना है क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि यदि हमें बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 50% पूछा जाता है। तो चौथा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है माय डियर स्टूडेंट कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन को देखते हैं, क्या ऑप्शन है? शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पुनर्वान, उसके बाद ऑप्शन सी संस्कृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं हैं, उसके बाद ऑप्शन डी है कविता के नए प्रतिमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो रचित है क्या है? शुद्ध कविता की खोज। क्या है? शुद्ध कविता की खोज। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के पिता का लाभ था। तो अज्ञेय के पिता का जो नाम था क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड जो जर्मनी के विरुद्ध में लड़ा था। किसके विरुद्ध में लड़ा था? जर्मनी के विरुद्ध में लड़ा था। सातवां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि चंपारण में धांगड़ कहां से आए? चंपारण में जो धांगड़ से वो कहां से आए थे? तो चंपारण में जो धांगड़ थे वो आए थे छोटा नागपुर के पठार से। कहां से आए थे? छोटा नागपुर के पठार से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ, जिसके लेखक मोहन राकेश है। हम लोग जानते हैं कि सिपाही की माँ, लेखक भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक से 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव। क्या है? किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो सिपाही की माँ जो कहानी है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की माँ जो एकांकी है वहीं से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 9 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रलय के छाया की कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद क्या है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना है इनमें से जो मलयज की नहीं है? तो मलयज की ऑप्शन को देखते हैं,
जख्मों पर धूल हिमालयज की रचना है। संवाद और एकालाप ये भी मलयज की रचना। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ये भी मलयज की रचना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सुनो राधिके मलयज की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, ध्यान से सब प्रश्न कीजिएगा। सॉल्यूशन क्या है, पंडित राम अवतार क्या थे, तो पंडित राम अवतार क्या थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पंडित राम अवतार जो थे क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य थे। क्या, ज्योतिषी और वैद्य थे। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है 13 नंबर का प्रश्न, कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्त कब हुआ था, 12 मई, क्या 12 मई 1895 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास 14 नंबर में दिया गया है। क्या है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो पद्मावत के जो रचनाकार हैं कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन यहाँ शॉर्ट में दिया गया है जायसी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का जो नाम था क्या था, बल्लभाचार्य था। क्या, बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास का जो मूल नाम था, मतलब बचपन का जो उनका नाम था क्या था, राम बोला। जब वो बचपन के समय में तुलसीदास थे तो उन्हें राम बोला के नाम से भी पुकारा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है 17 नंबर का प्रश्न, कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता कौन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भक्तमाल के जो रचयिता है नाभा दास है। का, नाभा दास है भक्तमाल के रचयिता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण के पिता का नाम था, भूषण के, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भूषण के पिता का जो नाम था क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या, रत्नाकर त्रिपाठी, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, ऑप्शन है छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी अतीतार्थवाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जो थे छायावाद के कवि थे। क्या, छायावाद के कवि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 20 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीड में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या है कि बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती जो है क्या है, तो वह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिखरे मोती जो है क्या है, कहानी संग्रह है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह, क्या शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या धर्म देवी। क्या, धर्म देवी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 22 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम, क्या माँ का नाम क्या था, तो मुक्ति बोध के माँ का नाम जो था पार्वती बाई था। क्या, पार्वती बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद होता है आशीर धनवाद होता है। क्या, आशीर धनवाद होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि नायक शब्द किस संधि का, कि नायक जो है किस संधि का उदाहरण है, तो नायक जो है क्या है, अयादी संधि का उदाहरण है। कौन संधि का, अयादी संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर, सदैव, क्या सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सदैव जो है किस संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण। क्या, वृद्धि संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सन्मति का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, सतधनमति। क्या, सतधनमति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या है कि 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या है दशानन। दशानन का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, रावण में कौन सा समास है, तो रावण जो है क्या दशानन, तो दशानन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं कि 10 है आनंद, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 क्या है, एक संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा द्विगु समास होगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है या भगवान या राक्षस के नाम आ जाए तो वहां पे हमेशा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्या, बहुव्रीहि समास।
उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्या है कि गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो सबसे पहले आप शब्द को देखिए कि शब्द क्या है हमारे पास, शब्द जो हमारे पास दिया गया है क्या है, गजानन। तो गजानन किसको कहा जाता है, तो गजानन जो होता है भगवान श्री गणेश को कहते हैं। किसको, भगवान श्री गणेश को। जब देवी देवता के नाम आए तो वहां हमेशा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, क्या सदैव बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि चरण कमल, क्या चरण कमल में प्रयुक्त समास है। तो चरण कमल में कौन सा समास होगा। तो सबसे पहले यहां देखिए कि हमारा जो शब्द है चरण कमल, तो चरण कमल का आप संधि विच्छेद कीजिए। तो चरण कमल कहने का मतलब है कि वैसा चरण जो कमल के समान हो, मतलब कमल के समान जो चरण है उसे कहा जाता है कमल, मतलब चरण कमल। तो चरण कमल यहाँ पे हो गया, तुलना कर दिया, चरण की तुलना किससे कर दिया, यहाँ पे चरण जो चरण का तुलना किया जा रहा है कमल से। तो जब तुलना का बोध होता है तो वहां पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या, कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न 30 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है कि घुड़सवार में कौन सा समास है। तो घुड़सवार का मतलब हो गया क्या, घोड़े पर समास, विभक्ति चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या है कि अतिशय का विलोम क्या होगा। तो अतिशय का विलोम क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अतिशय का जो विलोम होता है क्या होता है, कम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि आकर्षण का विलोम है। तो आकर्षण का जो विलोम होता है विकर्षण होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण का विलोम है। तो पूर्ण का जो विलोम होता है क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूर्ण का जो विलोम होता है क्या होता है, अर्ध होता है। क्या, अर्ध। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अनाथ का विलोम होगा। तो अनाथ का जो उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सनाथ। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि धुंधला, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। तो धुंधला में जो है ला प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं। क्या, निम्नलिखित जो पद दिया गया वो एक प्रत्यय के लगने से बना है। इनमें से कौन सा पद गलत है, मतलब इनमें से कौन ऐसा जो शब्द है जो जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए जैसे वैदिक, तो वैदिक में भी एक प्रत्यय लगा हुआ है। सामाजिक लास्ट में आया क्या, एक, इसमें भी एक प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन भौमिक इसमें भी क्या, एक प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन परीक्षक तो इसमें है अक प्रत्यय लगा हुआ, एक प्रत्यय नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है, एक स्टूडेंट कमेंट हम पे किए थे, मतलब कमेंट किए थे वीडियो में कि सर हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे आप विषय ध्यान दीजिए और आपका जो है एक अच्छा बेहतर जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव पे विषय ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक को कवर कीजिए और मॉडल पेपर को। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े तो सिर्फ मॉडल पेपर पढ़िए, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 37 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। क्या विज्ञान जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो विज्ञान, तो सबसे पहले विज्ञान का जो मूल शब्द क्या है, विज्ञ है। तो इसमें क्या, यान प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित प्रत्यय किसको कहते हैं, जो लास्ट में लगता है। तो निर्वासित लास्ट में क्या आता है प्रत्यय, तो निर्वासित इत आता है लास्ट में, क्या इत आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा। क्या, इत प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत जो है ना उसका पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। यहाँ पे यमी जो है अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी अमृत को ही कहा जाता है, पीयूष भी अमृत को ही कहा था, लेकिन रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी, रसाल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथी का जो पर्यायवाची नहीं है इसमें क्या है, हस्त पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है। तो काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होता है। क्या, मूर्ख। उसके बाद क्या है, कुप मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कुप मंडूक होना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है मेरे दोस्त, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्या, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्योंकि गांव में अक्सर नहीं हमको बोल जाता तू तो अभी कुप मंडूक ही है, मतलब कुआं का बेंग ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अत्यंत सीमित ज्ञान तुम्हारे पास है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर का, क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या है कि कच्चे घरे पानी भरना। क्या, कच्चे घरे
पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? ठीक ढंग से काम ना करना। क्या ठीक ढंग से काम ना करना, उसी को कहते हैं कच्चे घरे पानी भरना। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चूड़ियां पहनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चूड़ियां पहनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? कायरता दिखाना। क्या? कायरता दिखाना मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं बोलता कि तुम तो एकदम चूड़ी पहनने रहता है, मतलब क्या तुम तो कायर हो, डरपोक हो, मतलब अपनी कायरता को दिखा देता है, यही हो गया चूड़ियां पहनना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का जो पर्यायवाची है क्या है? छपा है या तमीचर है या अमा है या विभावरी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रात्रि का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? विभावरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची बाजीगर होता है या राज होता है या मधवा होता है या विनायक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि इंद्र का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? इंद्र का जो पर्यायवाची होता है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, मधवा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पीड में थोड़ा सा करेंगे क्वेश्चन को कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? तो बेईमान में जो उपसर्ग लगा हुआ बे लगा हुआ है। क्या? बे उपसर्ग। उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के पहले में लग जाता है, लेकिन प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो क्या है? यहाँ पे उपकार है, लाभदायक है, इसमें उपसर्ग नहीं है, पढ़ाई में भी उपसर्ग नहीं है, अपनापन में भी उपसर्ग नहीं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? उपकार जो है इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास क्या है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान जो है उसको दो भाग में तोड़िए। ये दो शब्द से बना है विज्ञान, पहला है बी और दूसरा है ज्ञान। शुरू में क्या लगा हुआ है? बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि प्रतिकूल। क्या? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में जो है प्रति उपसर्ग एकदम साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगीत और समाज। क्या? प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया था? प्रगीत और समाज जो है क्या है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। क्या? वाद विवाद संवाद से लिया गया है प्रगीत और समाज। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आदमी शब्द है। तो आदमी जो शब्द है क्या है? अंग्रेजी है या फारसी है या अरबी है या तुर्की है? तो आदमी जो है ना मेरे दोस्त क्या है? एक फारसी शब्द है। क्या? एक फारसी वर्ड है आदमी। उसके बाद अगला प्रश्न है 53 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि स्वरूप या रचना के आधार पे, किसके आधार पे? स्वरूप या रचना के अनुसार या आधार पे वाक्य के भेद होते हैं। तो स्वरूप या रचना के आधार पे हम लोग जानते हैं कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मैं देखता हूँ वाक्य है। तो मैं देखता हूं कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो मैं देखता हूं एकदम सिंपल और सीधा सा सरल वाक्य। क्या? सरल वाक्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच जो है आधुनिक त्रासदी है। क्या? तिरिच जो है आधुनिक त्रासदी है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो कहीं नहीं वहीं जो कविता संग्रह है किसके द्वारा रचित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? अशोक वाजपेयी जी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति जो थे कारा अधीक्षक थे। क्या? कारा अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है कि कभी भी दिखाई ना देना। क्या? कभी भी दिखाई ना देना, क्योंकि गूलर का जो फूल होता है मतलब वर्ष में अवसा ही मतलब कभी भी जल्दी वो दिखाई देवे नहीं करता गूलर का फूल। इसका मतलब यही हुआ कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सिंपल सा अर्थ होता है कि कभी भी दिखाई ना देना। उसके बाद 59 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है
कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 में। उसके बाद क्या है कि भीड़ शब्द क्या है, तब भीड़ कहने का मतलब क्या, समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या है, आत्रा क्या है, आत्रा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग। तो आत्रा जो है हमेशा आकारांत जो शब्द होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि चमक शब्द है, तो चमक क्या है, तो चमक क्या है, एक स्त्रीलिंग है, क्या चमक जो है स्त्रीलिंग है। उसके बाद 63 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि महान रूसी कथाकार कौन थे। तो महान रूसी कथाकार जो थे, क्या ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया गया है कि लेव तोल्स्टॉय, क्या लेव तोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी कि महान रूसी कथाकार कौन थे, लेव तोल्स्टॉय। उसके बाद प्रश्न हमारे पास दिया गया है 64 नंबर का कि 1870 से 90 के बीच मोसापा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हो गई थी, या 300 कहानी जो था मोसापा का प्रकाशित हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 65 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें संयुक्त वाक्य है, सब वाक्य मिलल है। उसके बाद अगला है कि शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य को इसमें पहचानना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। उसके बाद अगला है उसके स्त्री नहीं है, उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बेटी नहीं है, तो उसकी बेटी नहीं है, ऐसे हो सकता था। उसके बाद इसमें क्या, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं है, क्या है, एक शुद्ध वाक्य है, क्या शुद्ध वाक्य। उसके बाद क्या है कि तेरी कुरमाई हो गई, काफी सुना सुना वर्ड है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था, क्या उसने कहा था कहानी से संबंध है, क्योंकि लहना सिंह हमेशा एक लड़की से पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई अर्थात तेरी शादी हो गई। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है, रक्षक में जो प्रत्यय है क्या है, अक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रक्षक में जो प्रत्यय लगा हुआ है अक प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि अर्धनारीश्वर पाठ के अनुसार, अर्धनारीश्वर जो पाठ है कि लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के पाठ के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्या रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का विशेषण कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 24 में भी पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो पुराण का जो है क्या है, इसको आप क्या कि इसको आप जितना हो सकता है MVVI कर दीजिए, क्या MVVI। तो पुराण का जो विशेषण हो जाएगा क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा, क्या पुराण का जो विशेषण हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होता है, पौराणिक होता है। आप थोड़ा सा शब्द के शुद्धि पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या है, पुराणिक लिखा हुआ है, लेकिन क्या होगा, पौराणिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है, तो नया क्या है, तो नया जो है क्या एक विशेषण है, क्या नया जो है एक विशेषण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, ऑप्शन ए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु, ऑप्शन बी वज्रपात से हुई मृत्यु, उसका देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या उसके बाद क्या है किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो भगत सिंह का कहना था कि मृत्यु जो सबसे सुंदर होता है कौन होता है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, क्या देश सेवा के बदले दी गई फांसी जो है सबसे अच्छा मृत्यु है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निराधार का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, निधन आधार, क्या निधन आधार। उसके बाद क्या है, अशोधा का संधि विच्छेद क्या होता, तो अशोधा का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यशः धन दा, क्या ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशः धन दा। उसके बाद क्या है कि रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा जो है भीति हरवा के पास है, क्या भीति हरवा के पास है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है बहुत ही आसान प्रश्न हमारे पास कि
परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसको कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगता है। तब इसमें परलोक में कौन उपसर्ग लगा हुआ है, पर उपसर्ग लगा हुआ। उसके बाद क्या है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सपरिवार का जो मूल शब्द है क्या है, परिवार। परिवार को इसमें हटाइए, बचा क्या स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सपरिवार में स उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी कौन थी, मुन्नी जो थी क्या थी, बिस्नी की बेटी थी, क्या बिस्नी की बेटी और मानक की बहन, या जो है सिपाही की मां से लिया गया है। उसके बाद क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो मृत्यु लगभग हुआ था लगभग 1548 ईस्वी में, क्या 1548 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या हुआ, काफी आसान है, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 81 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि रात का विलोम है, तो रात का विलोम क्या होगा, रात का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दिन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं 82 नंबर का, 82 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है, तो तुलसीदास ने जो थे अपने युग के अवधि, क्या अवधि और ब्रज भाषा को अपनाए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि जो खाने योग्य हुआ है, तो मतलब जो खाने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है, खाद्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, तो कार्य करने वाला को क्या कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, क्या कार्यकर्ता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो नाभा दास जो था उनका जो काव्य रचना क्षेत्र था, मतलब उस किस क्षेत्र में रह के रचना करते थे, तो वृंदावन में रह के रचना करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि चंद्रशेखर, क्या चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर, तो शब्द को आप गौर कीजिए, तो चंद्रशेखर का कोई विशेष अर्थ निकलता है, तो चंद्रशेखर का मतलब होता है भगवान शिव, मतलब भगवान शिव का बोध होता है, तो जब देवी देवता के नाम आता है तो बहुव्रीहि समास हो गया। उसके बाद क्या 88 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है, तो रसोई घर कौन सा समास है, तो समास पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि जो शब्द आपके पास दिया हुआ है, तो हमारे पास जो शब्द है क्या है, रसोई घर, तो रसोई घर किसे कहा जाता है, तो रसोई घर जो कहते हैं मतलब जिस घर में हम खाना बनाते हैं उसे रसोई घर, तो विभक्ति चिन्ह यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता था, कवियों का कवि जो किसे कहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि कवियों का जो कवि है वो कहा जाता है, किसे कहा था, शमशेर बहादुर सिंह को, क्या शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, अंगूठा चूमना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है, खुशामद करना, क्या खुशामद करना। उसके बाद क्या है कि साकार का विलोम क्या होगा, तो साकार का जो विलोम होगा क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साकार का जो विलोम होता है क्या होता है, निराकार होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि निश्चय का संधि विच्छेद, क्या निश्चय का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, तो निश्चय का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, निधन चय होता है, क्या निधन चय, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा कि निश्चय का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, निधन चय होता है, क्या निधन चय होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तब भूषण जो है रीति काल के कवि हैं, क्या रीति काल के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट, क्या है कि देवता का पर्यायवाची क्या होगा, तो देवता का जो पर्यायवाची होगा देव होगा। उसके बाद क्या है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ है। उसके बाद
96 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि मलयज की रचना नहीं है, तो मलयज मतलब इनमें से कौन सी ऐसी रचना मलयज की नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ऑप्शन को देखना है। तो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ना आने वाला कल, ये भी मलयज की रचना नहीं है। उसके बाद क्या है, जूठन भी मलयज की रचना नहीं है, क्योंकि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। उसके बाद सलाम जो है भी मलयज की रचना नहीं है। मतलब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जब मलयज की रचना हो जाए नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है, ज्ञात का विलोम है। तो ज्ञात का जो विलोम हो जाएगा अज्ञात हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर का प्रश्न है कि भारत का विशेषण क्या होगा। तो भारत का जो विशेषण होता है भारतीय हो जाता है। उसके बाद क्या है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति का जो रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण। क्या संपूर्ण क्रांति का जो रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 100 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। तो चलिए इसी तरह आज 100 क्वेश्चन खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना तक ही।